2016 के अंतर्गत देखा जाए तो हिस्ट्री से यहाँ से भी 21 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए उन सारे ही 21 के 21 प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन हमें किसके द्वारा ज्ञात होता है? अशोक के जो शिलालेख है किसके द्वारा ज्ञात होता है? तो यहाँ पे आपको करेक्ट उत्तर मिल जाएगा शिलालेख 13। शिलालेख 13 के बारे में कलिंग युद्ध का विजय की पूरी तरीके से चर्चा की गई है। इसके अलावा यहाँ पे अशोक के कुछ और भी इम्पोर्टेंट अभिलेख है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं बृहद अभिलेखों की, तो इसमें शिलालेख नंबर 1 है जो पशुओं से संबंधित या खासकर पशुओं के प्रतिबंधित जो उनकी हत्या की जाती थी उत्सव और समारोहों में, उस पर प्रतिबंधित करने की बात करता है। उसी तरीके से यहाँ पे शिलालेख नंबर 2 में देखेंगे तो चेर चोल पांड्या जो खासकर दक्षिण भारत के जो उस समय राज्य हुआ करते थे उसके बारे में चर्चा करता है। उसी तरीके से यहाँ पे शिलालेख नंबर 5 के अंतर्गत दासों के साथ किस प्रकार से उनके मालिकों के द्वारा यहाँ पे व्यवहार करना चाहिए, धम्म महामात्रों की नियुक्ति के लेके, तो यहाँ पे टोटल बृहद 14 शिलालेख है और 14 शिलालेखों में देखेंगे तो अमूमन शिलालेख 13 को यहाँ पे पूछा जाता है। इसके अलावा अशोक के कुछ लघु शिलालेख भी हैं। लघु शिलालेख को लेके यहाँ पे राज्यों से संबंधित पूछ लेता है प्रश्न को कि किस किस राज्य में लघु शिलालेख है। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे गिरनार लघु शिलालेख गुजरात में हो जाएगा, कालसी उत्तराखंड में हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे सोपारा हो जाएगा महाराष्ट्र में, एरागुड्डी हो जाएगा, एरागुड्डी हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, और दो और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे उड़ीसा में धौली और जौगढ़, धौली और जौगढ़, ये दोनों को दोनों आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिल जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख। रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख देखेंगे तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के समीप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी यहाँ पे खास विशेषता है, यह आपको 2 भाषाओं में देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि 2 लिपियों में देखने के लिए मिल जाएगा। एक तो यहाँ पे हो जाएगा प्राकृत या दूसरा यहाँ पे हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। तो इसीलिए एग्जाम बार बार इसे भी हिट करता ही करता है। उसके बाद से यहाँ पे वेनसांग का वर्णन, जिसे कि वेनसांग भारत आया हुआ था लगभग 630 ईस्वी के आसपास आया था और गया 645 ईस्वी के आसपास। बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करने के लिए आया हुआ था। हर्षवर्धन के समय वो आया हुआ था और जब वो वापस गया तो देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक CU का, उसी को यहाँ पे द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी हमने देख लिया। और लघु शिलालेख यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ढेर सारा लघु शिलालेख है, इसकी मैंने ऑलरेडी चर्चा कर दिया है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से बरामद किए गए हैं? सराय नाहरराय है, दमदमा है, महादा है, लंगनाज है। चारों का चारों जो ऑप्शन है देखेंगे यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और देखा जाए तो सबका जो संबंध है जो उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं कि जो प्रतापगढ़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित उसी के आसपास ही सारा का सारा जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। प्रश्न के अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट उत्तर है यहाँ पे दमदमा, दमदमा। तो यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी जो खुदाई की गई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे करवाई गई थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे करवाई गई थी। और यहीं से आपको लगभग देखेंगे तो 3 मानव कंकाल यहीं से बरामद किया गया था। सराय नहर से देखेंगे यहाँ पे तो 4 मानव कंकाल देखने के लिए मिल जाएगा। और ठीक वैसे ही यहाँ पे देखेंगे महादह से, तो ये भी सराय नहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, प्रतापगढ़ में ही है। लंगनाज से काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 15 कंकालों का साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लंगनाज। देखा जाए तो भारत में खोजे गए मेसोलिथिक होमिनिड की सबसे बड़ी कंकाल जो श्रृंखला है लंगनाज में देखने के लिए मिलती है। तो हर तरह से प्रश्न बना सकता है, आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन थे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, धर्मपाल के द्वारा यहाँ पे स्थापना की गई थी। पाल वंश का दूसरा शासक के रूप में मौजूद है यहाँ पे धर्मपाल।
देखा जाए तो पाल वंश का जो पहला जो शासक है, जो संस्थापक के रूप में मौजूद है यहाँ पे गोपाल 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, या फिर कह सकते हैं कि 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच इस पाल वंश की यहाँ पे स्थापना की गई थी। अब गोपाल का ही देखेंगे उत्तराधिकार के रूप में आएगा यहाँ पे धर्मपाल, जिसके द्वारा यहाँ पे बंगाल हो गया, बिहार के क्षेत्रों की तरफ यहाँ पे शासन किया गया था। और माना जाता है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय तो चल ही रही थी, क्योंकि गुप्तों के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप में कमी देखी गई थी, या फिर जो एजुकेशन का जो स्तर था उसमें कुछ गिरावट देखने के लिए मिली थी। इसीलिए यहाँ पे धर्मपाल के द्वारा देखेंगे तो बिहार के भागलपुर ज़िले में, वर्तमान में भागलपुर ज़िले में इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना की गई थी। लेकिन अंततः यहाँ पे देखेंगे तो आगे चल के जब बख्तियार खिलजी अटैक करेगा, तो चाहे हम लोग बात कर ले नालंदा विश्वविद्यालय की या फिर यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, दोनों को ही उसने पूरी तरीके से ध्वस्त किया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फरवरी महीने में देखेंगे, हर साल फरवरी महीने में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। तो ऐसे भी प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। कृष्णदेव राय ने किस शहर की यहाँ पे स्थापना की थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, नागलपुरा शहर की। क्योंकि देखिए उसकी जो माता का नाम था कृष्णदेव राय की, नगला देवी था, तो इसीलिए उसने अपनी माता की स्मृति में, उसकी याद में एक शहर की स्थापना की विजयनगर के पास ही, जिसका नाम उसने रखा नगलपुरा। इसके अलावा देखा जाए कृष्णदेव राय के बारे में तो काफ़ी ही कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, खासकर साहित्य प्रेमी जो शासक था। टाइम पीरियड है इसका लगभग 1509 से लेके 1529 के बीच, लगभग देखेंगे तो 20 सालों तक ये शासन करेगा। और इसके द्वारा कई तालाब, मंदिर, गोपुरम बनवाया जाएगा और कई सारी उपाधियां भी ये धारण करेगा, जिससे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी उपाधि है आंध्र भोज। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आंध्र भोज की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो कृष्णदेव राय के द्वारा धारण की गई थी। भाषा का इसके समय देखेंगे तो बड़े मात्रा में यहाँ पे विकास होता हुआ दिखाई देता है, खासकर कन्नड़ साहित्य को लेके। कन्नड़ साहित्य का स्वर्णिम युग के रूप में इसके टाइम पीरियड को जाना जाता है। इसने संस्कृत हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, इन सारे कवियों को बड़े मात्रा में संरक्षण दिया, प्रेरित किया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शासक का हाथ जिस किसी धर्म पे, जिस किसी साहित्य पे, जिस किसी संगीत पे, कला स्थापत्य पे पड़ेगा तो उसका डेवलपमेंट होना यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है। जहांगीर ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कला का संरक्षण किया हुआ था? तो देखिए जहांगीर के द्वारा जिस कला का संरक्षण किया गया था, बहुत आसान सा प्रश्न है, उस कला का नाम है यहाँ पे चित्रकला। क्योंकि जहांगीर के द्वारा ही यहाँ पे देखेंगे उस समय, चाहे वो फारसी चित्रकला की बात कर ले या फिर भारतीय चित्रकला की बात कर ले, फारसी हो गया, भारतीय हो गया, इन चित्रकला का बड़े रूप में यहाँ पे विकास हुआ। इसका कह सकते हैं कि स्वतंत्र जो अस्तित्व है सामने आया, स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ पे सामने आया। पहले मिक्स बनाया जाता था यूरोपीय चित्रकारों से मैच करके, या फिर बहुत सारी जो आकृतियाँ मिक्स होती थी। लेकिन अब चित्रकला जब जहांगीर के समय यहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो बिल्कुल ही यह बाहरी कलाओं से ये मुक्त हो गई, पूरी तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं देसीकरण को यहाँ पे बढ़ावा मिला, विदेशी प्रभाव से मुक्त हो गई। अब जहांगीर थोड़ा देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से नेचर प्रेमी था, तो नेचर जब प्रेमी रहेगा तो बड़े मात्रा में जो भी चित्रकला बनवाएगा, पशु पक्षियों का, दृश्यों का, फूलों का, शिकार करते चित्र वो बनवाता था। कुछ इम्पोर्टेंट इसके समय के जो चित्रकार हैं इनका नाम बार बार पूछा जाता है, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे अबुल हसन। इसके अलावा हो जाएगा बिशन, पूरा नाम है बिशन दास है। इसके अलावा गोवर्धन बालचंद, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट चित्रकारों का यहाँ पे नाम कभी कभी दे देता है, मैचिंग करने के लिए भी यहाँ पे दे देता है। तो उस समय देखेंगे तो हल्के ब्रशों का, चूँकि चित्रकारी के लिए
या फिर बेहद ही होता है ना, जीवंत चित्र बनाने के लिए हल्के ब्रशों का प्रयोग किया जाता था। ब्रशों की मोटाई को लेके बहुत यहाँ पे सावधानी बरतना पड़ता है, किस प्रकार की आकृति बनाना है, ब्रश का साइज रोज छोटा रखना है, बड़ा रखना है। तो ये काफ़ी ये सब मायने रखता है, और इसको यही माने वही लोग इसको बना पाएंगे उस टाइप की चित्रकला को जो कि बेहद ही पारंगत होंगे, बिल्कुल ही प्रोफेशनल होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जहांगीर यूरोपीय चित्रकारों से भी बहुत, या फिर जो भी चित्रकारी होता था उससे भी बहुत प्रभावित था। मुगल काल की अगर आपको चित्रकला देखना होगा तो आप दिल्ली म्यूजियम जा सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी आसपास का जो भी म्यूजियम होगा, अगर मुगल काल से संबंधित चित्रकला को रखा गया होगा देखेंगे तो फिर आपको बेहद ही आपको आकर्षक नज़र आएगा। दिल्ली म्यूजियम में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बड़े मात्रा में मुगल काल के चित्रकारी को रखा गया है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इल्तुतमिश। अब यहाँ पे गुलामों का गुलाम क्या मतलब है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है यहाँ पे मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी, चूँकि मोहम्मद गोरी का यहाँ पे 3 गुलाम जो देखने के लिए मिल जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, बख्तियार खिलजी हो जाएगा, यालदौज हो जाएगा। तो अब देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, चूँकि ये भी यहाँ पे इसका गुलाम है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है यहाँ पे इल्तुतमिश, और आगे चल के इसका दामाद भी बनेगा। तो इसीलिए जब भी यहाँ पे स्वतंत्र दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात यहाँ पे की जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम वगैरह में, ठीक है, फैक्चुअल के रूप में देखेंगे तो वास्तविक संस्थापककर्ता के रूप में इसको नहीं माना जाता है, क्योंकि इसने भारत के पश्चिम की तरफ लाहौर के क्षेत्रों से यहाँ पे शासन करता था। दिल्ली बहुत कम ही आता था, लेकिन जब इल्तुतमिश आएगा तो प्रॉपर देखेंगे तो दिल्ली पे ही यहाँ पे बैठता था। इसीलिए इल्तुतमिश को यहाँ पे वास्तविक संस्थापक के रूप में इसको यहाँ पे जाना जाता है। इल्तुतमिश ने देखेंगे तो चालीसा दल की स्थापना की। चालीसा दल के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो इसके द्वारा भारत को मंगोल आक्रमण से इसने रक्षा करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और इसी की जो पुत्री हो गई यहाँ पे रजिया, ठीक है, जो कि पहली महिला शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखा जाए, पूरे इतिहास में देखा जाए तो रजिया भी इसी की यहाँ पे पुत्री थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखेंगे हम लोग बलबन के बारे में। बलबन से भी प्रश्न बहुत बनता है। तो चालीसा दल में देखेंगे तो बलबन भी एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन बलबन जब खुद यहाँ पे शासक जब बनेगा तो बलबन केंद्रीकरण पे बल देगा, सेंट्रलाइजेशन पे बल देगा, और वो शासक पूरी तरीके से तुर्क चहलगामी को यहाँ पे चालीसा दल को यहाँ पे, ठीक है, डिमोलिश कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। मजबूत केंद्रीकरण पे बल देगा, चाहे सेना हो, सेना के लिए देखेंगे तो अलग दीवाने अर्ज की स्थापना भी करेगा, और भी देखेंगे यहाँ पे सैन्य मामलों को बिल्कुल ही वित्त मामला से अलग कर देगा, दीवाने वजारत वित्त मामलों के लिए यहाँ पे स्थापित करेगा। और तो और यहाँ पे ताज की प्रतिष्ठा को, दरबार की प्रतिष्ठा को कह सकते हैं, यहाँ पे राजत्व की अवधारणा को पेश किया कि देखो जो शासक होता है, बिल्कुल ही देखा जाए जो शासक होता है, सुल्तान होता है, वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है, उसने पूरी तरीके से जिले उपाधि उसने धारण किया, और सिजदा पबोस जैसी चीज़ों के माध्यम से, और यहाँ पे दरबार को देखेंगे पूरा होता है ना, मतलब अंडर डिसिप्लिन यहाँ पे लाने का प्रयास किया। और इसी के समय देखेंगे यहाँ पे अमीर खुसरो भी मौजूद था। यहाँ पे दिल्ली के लगभग 7 सुल्तानों का काल देखा हुआ था अमीर खुसरो, तो वह फारसी का संरक्षक था, और खुसरो भी इसके दरबार में रहा था। निम्नलिखित में से कुल किस मुगल शासक ने लाला कलवंत से हिंदू संगीत सीखा हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अकबर। चूँकि अकबर को आपको पता ही है कि धार्मिक सहिष्णुता के लिए अगर मुगलों में अगर किसी का नाम आता है तो अकबर का ही आता है। तो अकबर ने हिंदू जो संगीत था लाला कलवंत से यहाँ पे सीखा हुआ था, और लाला कलवंत ने ही जो भी यहाँ पे हिंदी के जो कह सकते हैं कि शब्द हो गया, राग हो गया, ठीक है, ध्वनि हो गया, उच्चारण हो गया, इन सारे चीज़ों को यहाँ पे लाला कलवंत के द्वारा यहाँ पे अकबर को सिखाया गया था। तभी तो ये संगीत वगैरह, ठीक है, कर पाएगा या फिर गा पाएगा। और आगे चल के देखेंगे तो संगीत प्रेमी तो अकबर था ही था। तानसेन को यहाँ पे बुला लिया,
नवरत्नों में यहाँ पे शामिल किया। और तानसेन का कभी कभी गुरु का नाम पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। वृंदावन के वैष्णव जो संत थे हरिदास यही तानसेन के गुरु थे। और अकबर यही नहीं रुका, अकबर आगे चल के फतेहपुर सीकरी में देखेंगे तो महफिल जमाने के लिए खासकर संगीत वगैरह का देखेंगे तो फतेहपुर सकरे में अपने किले के बीच जो तालाब होता है, तालाब के अंदर एक छोटा सा द्वीप बनाया संगीत समारोह के लिए, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चल के देखेंगे तो इसको शाहजहाँ जिंदा रखेगा संगीत गतिविधियों को। शाहजहाँ खुद माना जाता है कि इतना अच्छा गाता था कि जो भी सूफी संत होते थे काफ़ी उससे प्रभावित थे। तो शाहजहाँ भी काफ़ी ही संगीत प्रेमी को लेके यहाँ पे जाना जाता है, जैसे कि जहांगीर को चित्रकला को लेके जाना जाता है। मुगल काल के दौरान मदरसा जो मुस्लिम न्याय शास्त्र के शिक्षण में विशिष्ट स्थित था, क्या था? देखिए, मुगल काल में न्याय शास्त्र के शिक्षण में जो विशिष्ट था, स्थित था, कहाँ था? लखनऊ में स्थित था। ध्यान रखिएगा, लखनऊ में स्थित था। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है मुस्लिम न्याय शास्त्र, इसका सीधा सा मतलब है धार्मिक इस्लामिक पाठशाला के रूप में आप समझ सकते हैं। धार्मिक इस्लामिक पाठशाला। और इसको यहाँ पे दिया किसके माध्यम से जाता था? तो बिल्कुल यहाँ पे मदरसा में जाना पड़ता था। जैसे आज वर्तमान में स्कूल है, बच्चों को सिखाया जाता है, वैसे ही उस समय यहाँ पे मदरसा का कॉन्सेप्ट था। तो मुसलमानों ने, खासकर देखेंगे यहाँ पे मुगलों ने इस्लाम के आगमन के साथ साथ खासकर इस्लामी शिक्षा को उन लोगों ने यहाँ पे बढ़ावा देना शुरू किया। अब इस्लामी शिक्षा का मतलब क्या है यहाँ पे? बिल्कुल सिंपल सा है यहाँ पे कि एक जगह बुला के यहाँ पे उनको छोटा मोटा यहाँ पे कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स हो गया, गणना हो गया, कविता हो गया, इतिहास हो गया, कुरान के शिक्षा और ठीक है जो भी उसके कानून नियम सबके बारे में यहाँ पे सिखाया जाता था। और इसका उद्देश्य यही होता था कि अरबी भाषा और इस्लामिक मूल्यों की जो भी शिक्षा दिया जाए ताकि मुस्लिम को और यहाँ पे यूनाइट किया जाए, उनको एकीकरण किया जाए, उनके रीति रिवाज के बारे में, परंपरा, संस्कृति, इन सारे ही चीज़ों के बारे में यहाँ पे सिखाया जाए। अब यही चीज़ यहाँ पे चल रही थी इस मदरसा में। देखेंगे उच्च स्तर के मदरसा में आगे चल के थोड़ा सा और साहित्यिक चीज़ों को, अंगगणित जैसी चीज़ों को यहाँ पे सिखाया जाने लगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे लखनऊ। पानीपत के युद्ध में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस वर्ष पराजित किया हुआ था? आसान सा प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1526 ईस्वी में यहाँ पे पराजित किया गया था बाबर के द्वारा, जो लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी को। अप्रैल 1526 में देख पा रहे हैं, अप्रैल 1526 तक गर्मी का दिन यहाँ पे आ जाता है और माना जाता है कि बाबर ने जो इब्राहिम जो लोदी था, देखिए बाबर के पास मुट्ठी भर सैनिक थे, अगर देखा जाए तो लगभग 15,000 के आसपास थे, और इब्राहिम लोदी के पास अगर देखा जाए तो 1 लाख के आसपास सैनिक थे। अब ये तकनीक का बाबर के द्वारा बेहतरीन यहाँ पे उपयोग किया गया, जैसे कि गन पाउडर हो गया, तोप हो गया, आग्नेय शास्त्र हो गया, माने हर तरीके से यहाँ पे बाबर देखा जाए तो इब्राहिम लोदी पे बिल्कुल बीस पड़ा। इसकी जो रणनीति थी बिल्कुल ही ठीक है बाहुबली मूवी जैसा, तो काफ़ी ही इसने ठीक है अच्छा रोल प्ले किया इस युद्ध में। लगभग 20,000 से अधिक लोग इसमें मारे गए और फाइनली यहीं से दिल्ली सल्तनत का खात्मा शुरू हो गया और एक नए साम्राज्य उसी जगह जिसे हम लोग मुग़ल साम्राज्य बोलते हैं उसका यहाँ पे पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, तो देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की कब्र में ही एक तरीके से मुग़लों का पूरी तरीके से उदय हुआ। सर थॉमस मुनरो वर्षों के दौरान मद्रास के गवर्नर थे। टाइम पीरियड यहाँ पे बताना है, तो देखिए टाइम जो पीरियड है सर थॉमस मुनरो का 1820 से लेकर 1827 ईस्वी के बीच। मेजर जनरल थॉमस मुनरो भी बोला जाता है। और थॉमस मुनरो को देखिए जब भी याद किया जाता है खासकर रैयतवाड़ी सिस्टम के लिए, आपको ध्यान होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था को यहाँ पे जो लगाया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा ही यहाँ पे लगाया गया था। यह एक स्कॉटिक्स देखिए मैंने स्कॉटिश स्कॉटलैंड साइड का यहाँ पे सैनिक था जो 1820 में मद्रास का गवर्नर यहाँ पे नियुक्त किया गया था। और 1820 से लेकर 1827 तक, 1827 में इसकी हैजा से मृत्यु हो जाएगी और तब तक अपने पद पे बने रहेगा जब तक इसकी यहाँ पे मृत्यु ना हो जाए।
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, खासकर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लेके, दक्षिण भारत में एजुकेशन पॉलिसी को लेके, रेवेन्यू सिस्टम को लगाने को लेकर। चूँकि आपको पता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम में यहाँ पे जो भी राजस्व जो दर था एक जैसा नहीं था, भूमि के अकॉर्डिंग था। जैसे कि जो शुष्क भूमि था, बहुत अधिक जो गर्म जो क्षेत्र था वहाँ पे लगभग 50% रखा गया था, और जो आर्द्र जो भूमि था यहाँ पे 60% यहाँ पे रेवेन्यू रखा था। तो जैसे अस्थाई बंदोबस्त में था ना यहाँ पे कि एक रेवेन्यू वहाँ पे फिक्स कर दिया गया। शुरुआत में ज़मींदारों को दिक्कत हुआ, लेकिन आगे चल के ज़मींदारों को अधिक फ़ायदा हुआ। लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे ठीक है, वेरिएबल है, अर्थात इसको ठीक है कम या अधिक किया जा सकता है। और इसमें बिचौलियों को पूरी तरीके से हटा दिया गया। डायरेक्ट यहाँ पे किसानों से यहाँ पे रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाने लगा था। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत की जड़ें, यही है यहाँ पे द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। इसी का यहाँ पे हिंदी है, प्राचीन भारत की जड़ें किसके द्वारा लिखी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक को यहाँ पे लिखा गया है WAK फेयर सर्विस के द्वारा, WAK फेयर सर्विस के द्वारा। और यह किसके बारे में, जैसे नाम से ही लग रहा है, प्राचीन भारत की जड़ें, अर्थात आपको प्रागैतिहासिक काल से लेके बुद्ध काल के पहले तक, अर्थात हड़प्पा काल हो जाएगा, इसके अलावा वैदिक काल हो जाएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बेहद डिटेल तरीके से डिटेलिंग यहाँ पे किया गया इस बुक में। क्योंकि देखिए इसमें WA फेयर सर्विस की खासियत है कि खुद ये उस समय नहीं, मतलब ठीक है, जब भारत गुलाम था उस समय भारत आया हुआ था, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों पे घुमा हुआ था। तो इसने जो फील किया, चूँकि बहुत सारे उस समय जो भी स्थल थे यहाँ पे खोजे जा चुके थे, उसने जो भी फील किया यहाँ पे, खासकर ज्योग्राफी को लेके, कल्चरल एक्टिविटी को लेके, माने कह सकते हैं कि भूगोल और इतिहास का ज़बरदस्त इसमें कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें देखेंगे तो मैपिंग वगैरह का बड़े मात्रा में प्रयोग किया गया है। तस्वीर, चित्र हो गया, तालिका हो गया, टेबल हो गया, उन सारे चित्रों को यहाँ पे बेहद ही तरीके से यहाँ पे डिटेलिंग किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पे WA फेयर सर्विस के द्वारा। विंध्य के किस क्षेत्र में, किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसका करेक्ट उत्तर है यहाँ पे घाघरिया। देखिए विंध्य की जब भी बात आती है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा भीमबेटका की गुफाएं। अब भीमबेटका की गुफाएं देखिए छोटी गुफा तो है नहीं, जैसे कि एलोरा की जो गुफा है उसमें कितना सारा गुफाओं को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, गुफा नंबर 10, 9, 17। तो उसी तरीके से देखेंगे यहाँ पे तो जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, जो वर्तमान में जो विंध्यन रेंज में है, एक जिला है MP का, ध्यान रखेंगे सीधी जिला में ये पड़ता है क्षेत्र। तो भीमबेटका में माना जाता है कि लगभग बहुत सारा यहाँ पे गुफा है, लगभग 700 से अधिक, गुफा नहीं कहेंगे, गुफा ही मान लीजिए एक तरीके से, जो प्राकृतिक जो शैलाश्रय है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी में एक क्या है यहाँ पे घाघरिया है, और इस घाघरिया की यहाँ पे खासियत है कि यहाँ पे सर्वाधिक मानव कंकाल यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हो सकता है कि लोग आ जाते होंगे, उनको भोजन नहीं मिलता होगा आराम की तलाश में, या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ होगा जो कि इस क्षेत्र में, पार्टिकुलर खगड़िया के क्षेत्र में बड़े मात्रा में मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और इसकी खोज यहाँ पे देखेंगे 1957 में यहाँ पे की गई थी, और आगे चल के तो भीमबेटका की गुफाओं को आपको पता है कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट में यहाँ पे शामिल कर लिया गया था। 2003 में यहाँ पे शामिल किया गया था। पृथ्वी प्रथम वीर किसकी यहाँ पे उपाधि है, या फिर किसकी उपाधि थी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे A, समुद्रगुप्त के द्वारा। देखिए पृथ्वी का प्रथम वीर, सिंपल इसका मतलब यही होगा, क्योंकि अगर समुद्रगुप्त की बात किया जाए तो देखिए गुप्तों के अंतर्गत देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है समुद्रगुप्त, एक और है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, बेहद ही कह सकते हैं, ठीक है। इन लोगों ने अपने क्षेत्र का साम्राज्य विस्तार किया, और समुद्रगुप्त तो ठीक है भारत का नेपोलियन भी यहाँ पे बोला जाता है, जिसने सैनिक गतिविधियों पे अधिक यहाँ पे बल दिया। अर्थात बचपन से ही देखेंगे समुद्रगुप्त का जो पालन पोषण है, ठीक है, उन्हीं हथियारों के बीच हुआ।
ये एक ऐसा शासक था जिसके बारे में बताया जाता है कि जब तक वो हथियारों से खेल नहीं लेता था, बच्चे होते हैं ना खिलौनों से खेलते हैं, ये बचपन से ही हथियारों से खेलता था। जब तक हथियारों से खेल नहीं लेता था तब तक उसको चैन नहीं आता था। आगे चल के जब बड़ा हुआ तो ये देखेंगे उत्तर और दक्षिण के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, लेकिन कई सारे क्षेत्रों को जीतने के बाद से उनको ये वापस भी कर देता था, खासकर दक्षिण के क्षेत्रों में। इसीलिए यहाँ पे ठीक है समुद्रगुप्त को पृथ्वी का प्रथम वीर के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट देखेंगे यहाँ पे इसका जो दरबारी कवि था हरिसेन, जो कि प्रयाग प्रशस्ति में इलाहाबाद जो ठीक है स्तंभ लेख में पूरा इसका बखान किया गया है, गुणगान किया गया है। प्रशस्ति का मतलब यहाँ पे है गुणगान करना, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हर्षेल हो जाएगा, वैसे ही हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट हो जाएगा। इन लोगों के द्वारा देखेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसे बताई गई है जिसमें आपको लगेगा कि भ्रामक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? बेहद फेमस प्रश्न है यहाँ पे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख जो नेता है मौलाना मोहम्मद अली, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा शौकत अली। मोहम्मद अली और यहाँ पे हो जाएगा शौकत अली। बेहद ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों के बारे में आपको पता ही है कि दोनों ये क्या कर रहे थे उस समय, खासकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, जब ऑटोमन जो साम्राज्य था, जो वर्तमान में जो तुर्की का जो क्षेत्र था, चूँकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से अंग्रेज़ों ने उस खलीफा के साथ मतलब जिस तरीके से व्यवहार करना चाहिए था, अंग्रेज़ों ने वैसा व्यवहार नहीं किया। इसके वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की इस एक्टिविटी से लेके मैंने इस एक्टिविटी को लेके जो ब्रिटेन के द्वारा किया जा रहा था, उनको यहाँ पे समस्या पैदा हुई, धार्मिक असंतोष उमड़ पड़ा, और जहाँ जहाँ ब्रिटिश थे, जहाँ जहाँ मुस्लिम थे, फिर वहाँ पे मुसलमानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इसी में एक था यहाँ पे खिलाफत आंदोलन। और 1919 के आसपास भारत से मोहम्मद अली और यहाँ पे शौकत अली की तरह यहाँ पे नेतृत्व किया जाएगा। और इसी को यहाँ पे आगे चल के देखेंगे, यहाँ पे गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन से यहाँ पे कनेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अंततः होगा क्या, खिलाफत के मुद्दे को लेकर यहाँ पे देखेंगे तो खलीफा के पद को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा। तुर्की में देखेंगे तो यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा आ जाएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए देवबंद जो आंदोलन जो हुआ था यहाँ पे 1866 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1866 ईस्वी के आसपास, जो उत्तर प्रदेश का बिल्कुल ही उत्तर की तरफ सहारनपुर जो जिला है वहीं पे शुरू किया गया था। और इसका जो शुरुआती तौर पे जो नेतृत्व किया जा रहा था, नाम पूछा जा सकता है मोहम्मद कासिम ननोतवी। मोहम्मद कासिम नानत्वे, ठीक है। और राशिद अहमद यहाँ पे गंगोही के द्वारा किया जा रहा था। इसका उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश शासन को ख़त्म करने मतलब कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और पुनः मुस्लिम कम्युनिटी को बहाल किया जाए, और जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के अंतर्गत जो रूढ़िवादी जो व्यवस्था है उसको पुनः स्टेबलाइज यहाँ पे किया जाए। तो एक तरीके से कह सकते हैं जिसका जो गठन ही किया गया था देवबंद आंदोलन को मुस्लिम समुदाय के लिए नैतिक और धार्मिक उत्थान के लिए यहाँ पे किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे देवबंद आंदोलन। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा गठित पार्टी का नाम क्या था? आसान सा प्रश्न है। इस पार्टी का नाम था देखिए स्वराज पार्टी। क्योंकि स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी, ये टाइम पीरियड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1 जनवरी 1923 को हुई थी देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा और यहाँ पे मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इस पार्टी का जो पहला जो सत्र किया गया था इलाहाबाद में किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था। अन्य नेताओं में देखेंगे तो इसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, विट्ठल भाई पटेल थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हुसैन शहीद सुहरावर्दी भी थे। और इस पार्टी का पूरा नाम कभी पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न देखा नहीं है, ठीक है। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। जिन्ना ने भी इस पार्टी को माना जाता है कि यहाँ पे समर्थन किया हुआ था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जब यहाँ पे
सी आर दास की 1925 के आसपास जब यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी, सॉरी सी आर दास नहीं, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे चित्तरंजन दास की, दोनों दास ही यहाँ पे, ठीक है। तो चित्तरंजन दास की जब यहाँ पे जो संस्थापक रूप में मौजूद थे, जब मृत्यु हो जाएगी 1925 को, तो धीरे धीरे स्वराज पार्टी डगमगाने लगेगा। विचारधाराएं बहुत अधिक यहाँ पे स्पष्ट नहीं थी। जो इनका टारगेट था एक तरीके से एक बड़े नेता के जाने के बाद से वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था, और धीरे धीरे फिर ये स्वराज पार्टी टूट गया। लगभग देखेंगे 1926 के अंत तक आते आते स्वराज पार्टी का पूरी तरीके से पतन हो गया। निम्नलिखित में से कौन व्यपगत के सिद्धांत, या यहाँ पे देख पा रहे हैं, व्यपगत के सिद्धांत की लॉर्ड डलहौजी की नीति का पहला शिकार था। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सतारा। तो लॉर्ड डलहौजी जिसको ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत यहाँ पे रखा जाता है, काफ़ी उसने यहाँ पे काम किया ही किया। जो काम पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहा था, आगे चल के उसको, ठीक है, डलहौजी के द्वारा भी यहाँ पे किया गया। डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए, आपको पता है कि उसने व्यपगत का सिद्धांत लाया था, और व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया था कि अगर किसी भी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य मिला लेगी। दत्तक पुत्र को इनवैलिड करार दे दिया गया था, वैध करार नहीं दिया गया था, और ये भी बोला गया था कि उसको संपत्ति पे हिस्सा सिर्फ और शासक की व्यक्तिगत चीज़ें ही यहाँ पे मिलेगी, पेंशन उसको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी समस्याएं थी। देखेंगे 1857 की क्रांति में भी एक बहुत बड़ा कारण था व्यपगत का सिद्धांत। तो सबसे पहले यहाँ पे सतारा को मिलाया गया था 1848 में। आगे चल के देखेंगे यहाँ पे तो जयपुर और संबलपुर को 1849 में। उसके बाद से क्रम लगा रहेगा, ठीक है। बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, और फाइनली यहाँ पे 1856 तक आते आते देखेंगे तो अवध को भी यहाँ पे मर्ज कर लिया गया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देख पा रहे हैं पहला कर्नाटक युद्ध है, पहला, दूसरा, तीसरा कर्नाटक युद्ध, पहला मैसूर युद्ध। बेहद ही आसान है। यहाँ पे पहला कर्नाटक युद्ध की हम लोग बात करें तो इसका कारण क्या था। देखिए, कारण ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार को लेके था। जहाँ जहाँ फ्रांसीसी और अंग्रेज लोग मौजूद थे, लड़ रहे थे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में, भारत में हो गया, यूरोप में हो गया, तो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार को लेके ये मामला चल रहा था, ठीक है। और फाइनली इसमें देखेंगे तो एक्सला-सैपले की यहाँ पे संधि होगी 1748 में, और भारत में एक क्षेत्र रहेगा, मद्रास का जो क्षेत्र होगा, जिस पे फ्रांसीसियों ने कंट्रोल कर लिया था, पुनः अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। और अमेरिका के क्षेत्रों की तरफ देखेंगे, खासकर कनाडा वाले क्षेत्रों में, बिल्कुल ही बाउंड्री में आपको दिखाई देगा, कनाडा और जो यूएसए है उसके बीच के क्षेत्रों में जहाँ पे अंग्रेजों ने कंट्रोल किया था, वहाँ पे फ्रांसीसियों को दे दिया गया था। तो पहला कर्नाटक युद्ध ये था। यहाँ पे डुप्ले का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था यहाँ पे। और यहीं से देखेंगे तो धीरे धीरे ये लोग, हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, उनके राजनीतिक गतिविधियों पे ये लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चूँकि सहायक संधि डुप्ले के द्वारा ही यहाँ पे देखा जाए तो शुरू किया गया था, उसको आगे चल के अंग्रेजों ने बढ़ाया। दूसरा कर्नाटक युद्ध है यहाँ पे। दूसरा कर्नाटक युद्ध यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो कारण था, हैदराबाद के निजाम के मित्र, देखिए उत्तराधिकार को लेके मामला था। अब फ्रांसीसी चाह रहे हैं कि हम अधिक से अधिक फ़ायदा लें, अंग्रेज लोग भी यहाँ पे आ गया, और फाइनली यहाँ पे जो मुजफ्फरजंग हो गया या फिर चंदा साहब हो गया, जैसे हैदराबाद की तरफ देखेंगे तो मुजफ्फरजंग था जहाँ पे डुप्ले सपोर्ट कर रहा था, वहीं कर्नाटक की तरफ देखेंगे यहाँ पे तो चंदा साहब था, तो डुप्ले ने, ठीक है, इन दोनों के यहाँ पे सपोर्ट किया हुआ था। जबकि ब्रिटिश थे, हैदराबाद के ही जो नासिर जंग था, और कर्नाटक का जो नवाब अनवरुद्दीन था उसको समर्थन कर रहा था। 1754 में पौंडीचेरी की यहाँ पे संधि होगी, पौंडीचेरी की यहाँ पे संधि होगी, और फ्रांसीसियों या फिर फ्रांसीसी क्षेत्र को उनके द्वारा यहाँ पे वापस दे दिया जाएगा। अंग्रेज इसमें विजित हुआ था, सब ध्यान रखिएगा, और डुप्लेस को, ठीक है, जो डुप्ले था, जो योग्य फ्रांसीसी जो गवर्नर था, उसको वापस भेज दिया गया था दूसरे कर्नाटक युद्ध में उसकी पराजय के बाद से। अब यहाँ पे तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि तीसरा कर्नाटक युद्ध ही पूरी तरीके से भारत में फ्रांसीसियों को कमज़ोर कर देगा, एक तरीके से ख़त्म कर देगा। तीसरा कर्नाटक युद्ध यहाँ पे, इसका कारण की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसके अगर कारण की बात करें तो सप्तवर्षीय युद्ध को मान सकते हैं। यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध ही था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और
वाटसन ने चंद्रनगर पर यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था। अब यहीं से यहाँ पे शुरू हो गया। फाइनली इसमें पेरिस की संधि होगा 1763 के आसपास, और इस पेरिस की संधि के माध्यम से देखेंगे यहाँ पे जो नया जो गवर्नर आया था काउंट डी लाली, बेचारा उसको भी मुंह की खानी पड़ा। नए नए गवर्नर आए, उसको क्या पता था क्या चल रहा है भारत की राजनीतिक गतिविधियों में, अंग्रेजों की क्या सिचुएशन है, हैंडल नहीं कर पाया, और बेचारा फ्रांसीसियों ने अपना सब कुछ यहाँ पे तीसरे कर्नाटक युद्ध के माध्यम से गंवा दिया। तो ये इसमें हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो संधि हुआ है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। पहला कर्नाटक युद्ध में जैसे मैंने बताया था एक्सला साइप्ले, दूसरा में पौंडीचेरी की संधि, और तीसरा कर्नाटक युद्ध में हो जाएगा यहाँ पे मद्रास की संधि। ध्यान रखिएगा, मद्रास की संधि। उसके बाद है यहाँ पे पहला मैसूर युद्ध। पहला मैसूर युद्ध यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, तीसरा कर्नाटक युद्ध में होगा वांडीवांस का युद्ध, वांडीवांस का युद्ध कह सकते हैं, ठीक है। और पहला मैसूर युद्ध में देखेंगे यहाँ पे तो मद्रास की संधि होगा, जो कि खुद यहाँ पे हैदर अली होगा। तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। पहला कर्नाटक युद्ध हो गया एक्सला चैपले, एक का हो जाएगा 4, एक का हो जाएगा 4, ऐसा एक ही ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, तब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आई होप आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को। पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? देखिए, डीके कर्वे का जो नाम है यहाँ पे महिला शिक्षा को लेके, हालांकि महिला से रिलेटेड चाहे विधवा विवाह हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। लेकिन एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर देखा जाए तो महिला को एजुकेट करना उनका प्राइमरी लक्ष्य था। डीके कर्वे, डीके कर्वे को ही यहाँ पे महर्षि कर्वे के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के द्वारा 1907 ईस्वी में देखेंगे यहाँ पे तो पुणे में, ठीक है, 1907 में, ठीक है, महिला विद्यालय की स्थापना की गई थी। और 1916 में देखेंगे यहाँ पे तो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पे महिला विद्यालय है और यहाँ पे महिला विश्वविद्यालय है, ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे चल के आज़ादी के बाद से देखेंगे यहाँ पे तो उनको पद्म भूषण मिला, आगे चल के भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण का टाइम पीरियड यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, लगभग 1900, ठीक है, 55 के आसपास, और भारत रत्न मिला है यहाँ पे 1958 के आसपास। तो दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है, पद्म भूषण और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा भारत रत्न। अंग्रेजों के खिलाफ खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या था? देखिए, जो शुरू किया गया था लाल शर्ट लाल कुर्ती भी यहाँ पे बोला जाता है। क्या था इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि 1930-31 में ही यहाँ पे इसको शुरू किया गया था, और एक संगठन इनके द्वारा यहाँ पे गठित किया गया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। उसका मतलब है कि गॉड सर्वेंट, ठीक है, मतलब सर्वेंट ऑफ गॉड होता है, ईश्वर की, मतलब हम सेवक हैं। और उद्देश्य यही था कि गांधीवादी प्रक्रिया को अपनाते हुए गांधी को यहाँ पे सपोर्ट करना, बिल्कुल ही गांधीवादी प्रक्रिया, मतलब आप समझ सकते हैं अहिंसा के मार्ग पे चलना। और यही हुआ। पार्टिकुलरली जो ड्रेस बनाया गया था, लाल शर्ट कह सकते हैं, ठीक है, पुरुषों के लिए, महिलाएं काली काली वस्त्र पहनती थी। अहिंसा का आंदोलन था। इनके द्वारा पश्तून के क्षेत्रों की तरफ, पाकिस्तान की तरफ पश्तून के क्षेत्रों की तरफ से नेतृत्व किया जा रहा था, इसीलिए इनको यहाँ पे आगे चल के फ्रंटियर गांधी भी बोला गया, क्योंकि गांधी तो इधर थे, यहाँ पे गांधी तो चारों तरफ फैले थे, लेकिन देखेंगे फ्रंटियर बिल्कुल फ्रंट फुट की तरफ, इधर चूँकि इंट्री गेट है खैबर दर्रा वगैरह, तो इधर से ये लोग क्या कर रहे थे, अपना मोर्चा यहाँ पे संभाले हुए थे। तो इनसे भी रिलेटेड प्रश्न कितने बार यहाँ पे बनाया जा चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, आई होप आगे भी यहाँ पे पूछा जाएगा। बाद में देखेंगे तो इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, 3 साल के लिए जेल में डाला जाएगा, लेकिन पुनः जेल से निकलेंगे। भारत विभाजन को लेकर इनके द्वारा पूरी तरीके से आलोचना की जाएगी, उसके पक्षधर में नहीं रहेंगे, लेकिन भारत जब विभाजन होगा तो पाकिस्तान में रहेंगे, क्योंकि वो उनका क्षेत्र था। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसके विरोध में अपना नाइटहुड उपाधि त्याग दिया था? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर मल्टी टैलेंटेड आदमी थे, पूरी तरीके से देखा जाए एक संगीतकार, नाटककार, चित्रकार, क्या नहीं थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था उनके साहित्य की रचना के लिए, जिसका नाम था गीतांजलि। और एकमात्र गैर यूरोपीय थे उस समय जो कि उनको साहित्य के क्षेत्र में कोई पुरस्कार मिला हुआ था। 1913 में नोबेल, 1915 में यहाँ पे जो उस समय
ब्रिटिश जो राजा था, शासक था, किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा नाइटहुड की यहाँ पे उपाधि दी गई थी, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से इनके द्वारा उस उपाधि को भी यहाँ पे लौटा दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड को कितने बार मैंने बताया, प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, देख पा रहे हैं ना, बहुत सारा देखिए ऑप्शन है, प्रश्न है, रिपीट हो रहा है। यही फ़ायदा होता है PYQ करने से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने से, कि चीज़ें काफ़ी हद तक रिपीट होती है, आसान हो जाती है और एग्ज़ाम में आपको एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में मदद करती है।